अब ये स्टार्ट हो गया हुआ। ठीक है, अब क्या करना है कि लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग के बारे में, तो उस समय केवल बताए थे कि सी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का क्या उसका फीचर है। मतलब दो इम्पोर्टेंट फीचर है, एक ये है कि वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो प्रोसीजरल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि फंक्शन बाइट हम लोग कोडिंग करते हैं। मतलब माइंड में ये लेके चलना है कि सी में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो चूँकि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसलिए इसमें जो भी कोडिंग होगा या जो भी प्रोग्राम राइट होगा उसमें ऐसा कोई भी प्रोग्राम हम राइट नहीं कर सकते हैं जिसमें कि फंक्शन नहीं हो। चूँकि ये फंक्शन बेस्ड कोडिंग है, यही कारण है कि एटलीस्ट इस सी के प्रोग्राम में एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका कि नाम मेन हो। जैसे जावा जो है वो क्या है, वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जावा का जो भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग ही होता है वो क्लास डिफाइन करने से। अगर जावा का प्रोग्राम में क्लास डिफाइन नहीं किया जाए देन वी कैन नॉट राइट द प्रोग्राम, वो रन ही नहीं करेगा, कंपाइल ही नहीं होगा वो। हाँ, तो सबका अपना अपना सेटिंग है ना, क्योंकि जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए वहाँ पे क्लास डिफाइन करना कंपल्सन है। ठीक है, उसी तरीके से सी जो है वो 100% और प्रोसीजरल है। हाँ, प्रोसीजरल है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना कंपल्सन है। सब कुछ हम लोग सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। कोई भी काम करना है सोचना है कि उसके लिए क्या फंक्शन होगा, फंक्शन बेस्ड कोडिंग करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस जो है ना वो बीच का चीज़ है वो, क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या हुआ कि वो उसको कैरी करना था सी को भी। हाँ, नहीं मतलब बेसिक ये हुआ कि सी प्लस प्लस का जिस समय डेवलपमेंट हुआ ना उस समय ये था कि सी लैंग्वेज को तो कैरी करना ही था, क्योंकि सिंटैक्स उसी का लेना था, लेकिन साथ में उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फैसिलिटी भी देना था। हाँ, एडिशनल बस ये है कि क्लास और इनहेरिटेंस पॉली इसको उसमें अलाउ करना था। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि क्या हुआ कि सी का जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट करते हैं, तो सी प्लस प्लस में हम दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास डिफाइन नहीं भी कर सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। और कंपाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये दोनों लैंग्वेज चूँकि मशीन कोड जनरेट करता है, इसलिए इसके लिए कंपाइलर कंपल्सरी है। अब आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा, सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा। वो उस फोल्डर को पहले ओपन करते हैं जो सर्वर पे हमने डाला हुआ है ना। उससे क्या है कि सारा का सारा प्रोग्राम जो है ना सर्वर पे ही स्टोर रहता है, लोकल सिस्टम पे काम करने का टेंशन नहीं है। क्योंकि लोकल सिस्टम पे का कोई भरोसा नहीं रहता है आजकल कि कब तक ये चलेगा कब तक ये नहीं चलेगा। ये MCA 2020 ये फोल्डर था, इसके अंदर ये CS103 जो फाइल हमारा था वो C programming.txt। हाँ बोलो ना। नहीं, ये फाइल मैनेजर में सेव नहीं है। टिनी फाइल मैनेजर जो है वो असल में PHP का एक पैकेज है, ठीक है, जो कि एक फाइल मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसको हम क्या किए हुए हैं ना कि हम लोग का अपना जो वेब सर्वर है उस वेब सर्वर पे इसको इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर के साथ इसमें एडिटर भी लगा हुआ है। तो इस पैकेज का यूज़ करके सर्वर पे जो फाइल रखा हुआ है उस फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल फोल्डर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सारा चीज़ ये प्रोवाइड करता है टिनी फाइल मैनेजर जो है। ठीक है, और साथ में इसमें जो एडिटर लगा हुआ है ना वो एडिटर इसका जो है काफ़ी अच्छा है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि हाँ, ऑटो सजेशन का जो फीचर है ना, है तो ऐसे होता तो हर एडिटर में आजकल है वो ऑटो सजेशन, लेकिन जितना रिच इसका है ना उतना रिच किसी और का है नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितना फास्ट ये एडिटर काम करता है ना उतना फास्ट कोई दूसरा एडिटर काम नहीं करता है। अब चूँकि ब्राउज़र बेस्ड है इसलिए इसको कहीं पे लोकल सिस्टम पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये विंडोज़ में चलेगा कि नहीं चलेगा, लिनक्स में चलेगा कि नहीं चलेगा, इस सब से कोई खास मतलब नहीं है, सर्वर पे रन करता है। ठीक है, ऐसे लोकल सिस्टम पे अगर काम करना है तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड जो आता है ना उसको डाउनलोड कर लेना। विजुअल स्टूडियो कोड भी जो है ना काफ़ी हैंडी है काम करने के लिए, और उसका भी जो ऑटो सजेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो वो अपना अपना चॉइस है, एडिटर का चॉइस अपना चॉइस है, कंपाइलर का चॉइस अपना चॉइस है कि कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है, कौन सा एडिटर यूज़ करना है। हर चीज़ के लिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। मतलब ओवरऑल ये काम करना समझना है कि अगर हमें कोडिंग करना है या प्रोग्रामिंग करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक एडिटर होना चाहिए। वो एडिटर हमारा सिंपलेस्ट केस में नोटपैड या उससे मिलता जुलता कोई एडिटर हो सकता है, लेकिन अगर एडिटर अगर बढ़िया एडवांस अगर है तो वहाँ पे कलर कम्बिनेशन, ऑटो सजेशन, ये सब जो है वो
आसानी से मिलता है, तो उससे क्या होता है कि टाइपिंग करने में या कोडिंग करने में कन्वीनियंस आता है। और सेकंड जो है चीज़ वो ये है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब कंपाइलर या इंटरप्रेटर कौन सा हम लेंगे वो डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में हम कोडिंग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जैसे सी लैंग्वेज में अगर काम करना है तो अब आज के डेट में क्या हो गया है ना कि आज के डेट में ये हो गया है कि मैक्सिमम मतलब मोस्ट या कहो कि जितने भी लैंग्वेजेज हैं सारे लैंग्वेज का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है ना सब वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तुमको कुछ भी लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास बस एक ऐसा लैपटॉप होना चाहिए ना जिस लैपटॉप में ब्राउज़र केवल काम ओपन हो जाए, दैट्स ऑल। उसके बाद हम चाहें तो उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम फिर से चला सकते हैं। ऐसा वेबसाइट्स है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक्सेसिबिलिटी देता है, मतलब पूरा का पूरा ओएस तुम्हारा उसमें स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो विंडोज़ हो या हाँ ब्राउज़र में चलता रहेगा वो। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट का स्पीड जो है ना वो सही होना चाहिए, बस इंटरनेट का स्पीड सही होना चाहिए। इंटरनेट का स्पीड अगर सही है तो वो 100% तुम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ भी तुम काम कर सकते हो। जैसे मान लो कोई मोबाइल ऐप बनाना है तो होता है ना कि एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए उसका जो आईडी है ना उसको इंस्टॉल करना है, लेकिन आज के डेट में अब वो भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा वेबसाइट है जो कि अपने सर्वर पे उसको एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, अब तुम डायरेक्टली वहाँ जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना एप्लीकेशन बना लो और उस एप्लीकेशन का एपीके फाइल क्रिएट करके वहाँ से डाउनलोड करके अपने लोकल मोबाइल पे अपना इंस्टॉल कर लो, दैट्स ऑल। तो ये कहने का मतलब है कि सब कुछ मतलब क्लाउड में हो चुका है, सब कुछ जो है क्लाउड में है। तो इसलिए मतलब एंड्रॉयड के बारे में है कि ऐसा वेबसाइट्स है आज के डेट में जो क्या करता है कि अपने सर्वर पे जो है ना वो ये किए हुए है, क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किए हुए। जैसे एक साइट हम दिखाते हैं, AI2 समथिंग करके है उसका, हाँ ये ऐप इन्वेंटर ये है, ये MIT का वेबसाइट है, USA की एक यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है ना, वहाँ का ये एक है। अभी ये लोड हो रहा है, आगे आइए MIT ऐप इन्वेंटर। इस पे जैसे हम कुछ बना के रखे हुए हैं अपने साइट अपने के लिए समझने के लिए। इसका जो काम है ना मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो है, इसको कंटिन्यू करो, पूरा का पूरा क्या किए हुए है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम आराम से इस पर कोडिंग कर सकते हो। कोई भी ऐप बनाना है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो और फिर उसका जो बैकएंड वाला जो पार्ट है ना, लॉजिक वाला पार्ट, उसको तुम ब्लॉक्स में यहाँ राइट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका सोर्स कोड है मोबाइल का। और सब कुछ जब हो जाएगा तो यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन आता है। बिल्ड में जो है तुम यहाँ पे आराम से उसका जो एपीके फाइल है ना, या तो उस एपीके फाइल का QR कोड जनरेट कर सकते हो या फिर उस एपीके फाइल को अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके उसको लैपटॉप में डाउनलोड करके मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दो, फिर वहाँ से वो काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि पूरा का पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन बनता है, मोबाइल का जो है कंप्लीट एप्लीकेशन बन जाता है। और ये काफ़ी फेमस वेबसाइट है, इतना इसके पास यूज़र है, और सबसे बड़ा है कि ये मतलब ओपन सोर्स है, ये फ्री है। ठीक है, विथ MIT ऐप इन्वेंटर एनीवन कैन बिल्ड एप्स विथ ग्लोबल इम्पैक्ट। अब बहुत इसके पास यूज़र है, जैसे देखो कितना एक्टिव यूजर्स टुडे, आज के डेट का जो इसका यूज़र है वो 27,000 है, 27.0 के। और टोटल जो रजिस्टर्ड इसके पास यूज़र है वो कितना है, 8.2 मिलियंस है। आउट ऑफ मतलब जितना हमारे पास कंट्री है उस पर 195 कंट्री का इसके पास यूज़र है। और अभी तक जो है 34 मिलियन ऐप इसके ऊपर बन चुका है। और इसको सीखना और इस पर बनाना इतना ईजी है, क्योंकि क्या किया हुआ है ना इसने कि इसका अपना जो सर्वर है ना उस सर्वर पे ही एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया हुआ है। अब वहाँ पे तुमको जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और इसका अपना ट्यूटोरियल दिया हुआ है, उस ट्यूटोरियल को एक बार तुम देख लोगे, उसका वीडियो तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। उसका इंटरफेस डिज़ाइन कर लो, इंटरफेस डिज़ाइन करने के बाद उसका बैकएंड का कोडिंग राइट कर दो। ठीक है, बैकएंड का कोडिंग राइट करने के लिए भी किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लॉक लेवल कोडिंग होता है। तो ब्लॉक लेवल कोडिंग में फ़ायदा ये होता है कि सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मतलब इफ स्टेटमेंट लिखना है या लूपिंग लगाना है या कुछ भी करना है तो सब के लिए ब्लॉक बना हुआ रहता है। और आजकल जो है ना ब्लॉक लेवल कोडिंग जो है ये काफ़ी फेमस हो चुका है। एक इसका आता है, दिखाते हैं, गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्लॉकली,
है ना, ये ब्लॉकली, ये गूगल का प्रोजेक्ट एक है। सब कुछ मतलब चेंज होते जा रहा है आज के डेट में। जैसे यहाँ दिखाते हैं ब्लॉकली का क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन दिया हुआ है कि किस लैंग्वेज में हम काम कर सकते हैं। तो जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जावा स्क्रिप्ट ले रहा है, पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, PHP यूज़ कर सकते हैं, लुआ और डार्ट, इतना ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है जावा स्क्रिप्ट का, ये हमको लगता है कि जिसको भी सी का थोड़ा बहुत आइडिया है उसके समझने के लिए बिल्कुल आसान है। जैसे क्या है ना कि एक काउंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, और फिर इस काउंट को फिर 1 से स्टार्ट किया गया, और फिर एक वाइल लूप लगा हुआ है कि वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, विंडो डॉट अलर्ट हेलो वर्ल्ड, और फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये क्या करेगा कि 3 बार ये अलर्ट मैसेज को प्रिंट करेगा। सी में भी हम लोग जो कोडिंग करते हैं वहाँ भी जो वाइल लूप लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं कि एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं, काउंटर वेरिएबल को 1 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक उसको ले जाना है वहाँ तक ले जाते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग वहाँ क्या करते हैं, प्रिंटफ यूज़ करते हैं। यहाँ प्रिंटफ के बदले विंडो डॉट अलर्ट यूज़ किया हुआ है। इसी चीज़ को देखो यहाँ पे कैसे बनाया हुआ है, मतलब ये तो सोर्स कोड हो गया ना, ये ब्लॉक कोड हो गया उसका। यहाँ लिखा हुआ ना कि सेट काउंट टू 1, ठीक है, मतलब काउंट को 1 से स्टार्ट करना है, फिर रिपीट करना है वाइल, कब तक, तो वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, और क्या मैसेज प्रिंट करना है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ये हेलो वर्ल्ड, और फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लेना है। तो ये जो कोडिंग है ना आजकल इसका ट्रेंड बढ़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल कोडिंग। इस कोडिंग में तुमको लॉजिक है, लूप है, मैथमेटिक्स है, टेक्स्ट है, लिस्ट है, कलर है, सब कुछ का, इवन फंक्शंस वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से है। जब इसको रन कराएंगे यहाँ से तो ये रन का बटन दिया हुआ है, ये पहली बार रन किया हेलो वर्ल्ड, दूसरी बार रन किया, तीसरी बार रन किया, दैट्स ऑल। अगर इसमें हम क्या करें कि इस 3 को, ठीक है ना, यहाँ से हम इसको चेंज कर दें और इसको कर ले 5, अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ 5 ही चेंज हो गया। अब इसको जो रन कराएंगे तो वो हेलो वर्ल्ड जो है 5 बार आएगा, एक पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, 5वीं बार आया, ऐसे करके। तो ये क्या है ना, ये तो यही चीज़ जो है ना, इस तरह का जो कोडिंग है वो इसमें यूज़ किया हुआ है। इसमें जो भी हम लोग ऐप बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे मेरा जो अकाउंट इसमें है, अभी जहाँ दिखा रहा था वो यहाँ पे, इसमें हम कुछ सैम्पल ऐप बना के देखे थे इसको स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स, जैसे स्टार्टिंग का एक प्रोजेक्ट लेते हैं हेलो किटी करके, है ना, यहाँ पे हेलो एंड्रॉयड है, ये आया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये छोटा सा मोबाइल ऐप है जिसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू माय फर्स्ट मोबाइल ऐप, यहाँ पे क्लिक मी का बटन है, और ये हेलो सिंपल ऐसे प्रिंट किया, मतलब 2 हम एक बटन लगाए थे और एक लेबल लगाए हुए थे। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, इसको अगर डिसाइड करना है तो इसके लिए यहाँ ब्लॉक्स में जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है कि व्हेन बटन 1 इज क्लिक्ड, है ना, जब बटन 1 को क्लिक करना है तो क्या करना है कि स्टार्ट फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 to 5 by 1, मतलब 5 बार वो काम करेगा। 1 से स्टार्ट होगा, एक एक कर आगे बढ़ेगा और 5 तक जाएगा, और वो क्या करेगा कि नंबर नाम का जो वेरिएबल है ना उसको, उसमें वो हेलो प्रिंट मैसेज वो क्या करेगा, हेलो को असाइन करता चला जाएगा। इस प्रोग्राम में कितना वार्निंग है, कितना एरर है, सब यहाँ पे दिखाते रहता है। जैसे यहाँ पे 0 वार्निंग है, 0 एरर है। इसको अगर रन करना है तो क्या करना होगा कि इसका करस्पॉन्डिंग जो एपीके फाइल है ना, उस एपीके फाइल को डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो QR कोड है उसको यहाँ से जनरेट कर लेंगे, और उस QR कोड को मोबाइल में स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद फिर वहाँ से वो ऐप काम करना शुरू कर देगा। तो टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यही करते हैं कि QR कोड जनरेट करके उसको रन करा लेते हैं, और अगर उसको परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए फिर ये सेव करते हैं। तो ये सब जो भी कोडिंग है ना, इसको ब्लॉक लेवल कोडिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर काम के लिए ब्लॉक बना हुआ है ना। ये मतलब ये कंडीशन का ब्लॉक है कि इवेंट है असल में, कि जिस समय हमारा ये जो एलिमेंट है बटन 1 जब क्लिक होगा तो क्या करना है, इवेंट बेस्ड कोडिंग यहाँ पे किया हुआ है। तो इसमें 2 चीज़ है, एक डिजाइनर है और एक ब्लॉक है। डिजाइनर जो है वो इंटरफेस बनाने के लिए है, और ब्लॉक जो है उसके लॉजिक को राइट करने के लिए है, ठीक है। तो इस तरह का जो कोडिंग का सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है, और हर लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग ये ब्लॉक सिस्टम इसमें आते आ रहा है। जैसे यहीं पे गूगल वाले में ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस लैंग्वेज में रन करना चाहते हैं। जैसे मान लो इसको हम चाहते हैं कि पाइथन में रन करना, तो अभी यहाँ पाइथन का कोड जनरेट हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल सी की तरह ही है,
जहाँ सी में हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं वहाँ पे केवल प्रिंट लिखा हुआ है, बाकी सारा कहानी वही है। वाइल लूप यहाँ भी है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे कोलोन है। अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पीएचपी में तो अब ये पीएचपी की तरह हो गया, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देंगे डार्ट में तो ये डार्ट की तरह हो गया। डार्ट का सिंटेक्स जो है ना वो बिल्कुल C++ से मिलता जुलता है। तो कैसे हम लोग सी और C++ में मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, वैसे डार्ट में भी मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो मेन फंक्शन डिफाइन किए, उसके अंदर काउंट को फिर 1 से स्टार्ट किए, फिर कंडीशन चेक किए, और बिल्कुल सी और C++ की तरह ही कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए, फिर प्रिंटफ की जगह प्रिंट यूज़ कर लिए, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर लिए। और ये वेर काउंट बाहर डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल को हम दूसरे फंक्शन में भी इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेर कीवर्ड से वेरिएबल डिफाइन हो गया, फिर उस वेरिएबल को हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग वैल्यू से, उसको चेक किया लास्ट वैल्यू तक, और यहाँ पे इसको इंक्रीज किया। तो मुझे लगता है कि ये जो कोड है, जिस आदमी को थोड़ा भी सी और C++ का नॉलेज है उसके लिए ये कोड काफ़ी कंफर्टेबल है। इसलिए है कि अभी के समय में ये जो लैंग्वेज है ना धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, डार्ट जो है। इसके पॉपुलर होने के पीछे एक रीज़न बस वही है कि ये इसका जो फिलॉसफी है, इसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सी और C++ से मिलता है, और प्लस ये बिल्कुल एडवांस चीज़ है। मतलब डार्क में कोड राइट करके और उसको कंपाइल करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन जनरेट करना है, या क्या कहते हैं इसका किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अगर जनरेट करना है exe फाइल, जैसे विंडोज़ का, लिनक्स का, या ये मैक का, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इवन हम उस कोड को जावा स्क्रिप्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में जो कन्वर्ट हो जाएगा ना तब उसको हम ब्राउज़र पे भी रन करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक नया फैसिलिटी ऐड हो गया है कि जो एम्बेडेड कोडिंग जो होता है एम्बेडेड डिवाइस के लिए, जिसके थ्रू हम लोग डिवाइस ड्राइवर बनाते हैं, उसके लिए भी हम इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के समय में इस लैंग्वेज को सीखना मेरे हिसाब से जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल है, और जिसके पास भी थोड़ा सा भी नॉलेज अगर है सी और C++ का, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो वो इसको आराम से सीख सकता है डार्ट लैंग्वेज को। इसको सीखने में जो है कोई बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं है, बस ये बेसिक जो सिंटैक्स है ना वो केवल पता होना चाहिए सी और C++ का। अब हम लोग आते हैं सी लैंग्वेज पे कि कैसे इस पे काम करेंगे। इसीलिए जो है ना ये मेरा कहना है कि सी लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है ना वो इम्पोर्टेंस हमेशा से बना हुआ है, और हमेशा वो बना हुआ रहेगा वो। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये दो चीज़ डिस्कस किए थे कि एक उसका इंट्रोडक्शन और दूसरा स्टेप। तीसरा जो है आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, थर्ड वन, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। शुरू में जैसे हम बताए हैं कि सी जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि सी का हर एक प्रोग्राम जो होगा उसमें कम से कम एक फंक्शन जरूर होना चाहिए मिनिमम। उसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उस एक फंक्शन जो मिनिमम जो एक फंक्शन हमारे पास होगा उसका नाम मेन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बहुत सारा फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए सिस्टम बना दिया गया कि वैसा फंक्शन जिसका नाम मेन है वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा राइटअप में कर लिख देते हैं कि सिंस सी लैंग्वेज इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज and so its program must contain definition of functions. There can be more than one functions in a program of C language, but there must be at least one function whose name should be main। ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेन नाम का एक फंक्शन इसमें होना कंपल्सन है, क्योंकि जैसे ही मोर देन वन फंक्शन होगा तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा फंक्शन पहले काम करेगा, कौन सा फंक्शन बाद में काम करेगा। तो
कई सारे लैंग्वेजेस में ये भी सिस्टम है कि जिस फंक्शन को पहले डिफाइन कर दिया गया वो पहले काम करेगा, जिसको बाद में डिफाइन किया गया वो बाद में काम करेगा, समथिंग लाइक दिस। लेकिन सी में ऐसा नहीं है। सी में क्या है कि अगर हमारे एक प्रोग्राम में बहुत सारा फंक्शन है तो कंपाइलर ये देखता है कि किस फंक्शन का नाम मेन है। जिसका नाम मेन है ना वो सबसे पहले वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। व्हेन ए प्रोग्राम विल कंटेन more than one functions, then the compiler will start execution from that function whose name is main। और फंक्शन डिफाइन करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं कि f(x) इक्वल टू 3x² + 4x + 5y समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ फंक्शन नाम के नाम के बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं। तो उस तरीके से यहाँ भी क्या करना है ना कि पैरेंथेसिस ही यूज़ करना है। जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना कंपलसरी है। ठीक है, अब उस ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर हम अगर चाहें तो वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन। ओके, सो सिमिलर टू द सिंटैक्स ऑफ जनरल मैथमेटिक्स, when we define a function, then we must have to use a set of parentheses just after the name of the function। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल in general mathematics a function can be defined as follows। जनरल मैथमेटिक्स का जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान लो कोई फंक्शन में यहाँ डिफाइन किया कि f(x, y) इक्वल टू 3x + 4y + 6 समथिंग। तो ये कॉमन एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे क्या है कि f जो है f इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, उसमें हम लोग दो आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या फंक्शन क्या करता है कि वो कैलकुलेट करता है इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को। मतलब वो x के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, फिर y के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, और फिर उसके बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर देगा 6 से, और फिर जो रिजल्टेंट वैल्यू है उस वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। तो ये डेफिनेशन जो है ना, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल मैथमेटिक्स। अब इसी फंक्शन को हम लोग चाहे तो सी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नाउ द सेम फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन सी लैंग्वेज एज फॉलोज। जब सी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करने की बात होगी तो यहाँ भी जो सिंटैक्स हमारा है वो ऑलमोस्ट वही है। मतलब इसको बेसिकली हम चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि f इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये x जो मेरा वेरिएबल है ना, यहाँ इसका टाइप क्या है, उस टाइप को हमको एटलीस्ट वहाँ डिफाइन करेगा। जैसे हम लोग अगर चाहते हैं, जानते हैं कि अगर ये नंबर है, इंटीजर है, तो लिख सकते हैं कि int x, int y। फिर जहाँ इक्वल टू लिखा हुआ है उस इक्वल टू की जगह पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, करली ब्रैकेट क्लोज करना है। और ये जो एक्सप्रेशन था जनरल मैथमेटिक्स का, इस एक्सप्रेशन को सिंपली यहाँ पे राइट कर देना है। तो ये एक्सप्रेशन था कि 3 × x था, तो यहाँ इंटू के लिए हम लोग नेचुरल है कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस देन 4 × y एंड देन +6 एंड देन सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्स हो गया जनरल मैथमेटिक्स का, और ये सिंटैक्स हो गया सी लैंग्वेज का। इन दोनों सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ मिलता है।
पहला अंतर ये है कि जहाँ पे हम ये वेरिएबल डिफाइन लिखते हैं x और y, यहाँ सी लैंग्वेज में क्या है कि चूँकि जो वेरिएबल है उसके नाम के पहले उसका टाइप भी बताना कंपल्सन होता है कि उसका टाइप क्या उसका है, इस कारण से यहाँ पे इंट लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। सिमिलरली ये जो इक्वल टू का सिंबल है, इस इक्वल टू के सिंबल को हटा देना है और उसके जगह पे क्या करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट यूज़ कर लेना है। और फिर उसके बाद बीच का जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सी लैंग्वेज यहाँ राइट करना है। तो सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ सेमीकोलन, जैसे जनरल मैथमेटिक्स में हर जगह क्या होता है कि फुल स्टॉप से उसको टर्मिनेट करते हैं, तो यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे सेमीकोलन लगाना है। और जैसे यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो जनरल मैथमेटिक्स में 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई x, वो वहाँ पे इम्प्लाइड है, लेकिन यहाँ पे कुछ इम्प्लाइड नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी चीज़ को, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे नहीं लिख करके जनरली क्या करते हैं, दूसरे तरीके से राइट करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा स्टेटमेंट हो सकता है, तो मान लो 10 स्टेटमेंट अगर लिखना है तो 10 बार ये लिखना पड़ेगा सेमीकोलन सेमीकोलन। तो बेहतर अप्रोच ये है कि इसको ऐसे लिखा जाए। तो बेसिक ये हुआ कि किसी फंक्शन को अगर डिफाइन करना है ना, कि इन ऑर्डर टू डिफाइन ए फंक्शन, है ना, वी शुड और वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग सिंटैक्स। एक सिंटैक्स बन गया एक, जिसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। सिंटैक्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, बीच में वेरिएबल अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं वेरिएबल नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ जो स्टेटमेंट राइट करना है दैट स्टेटमेंट, और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हो गया। और हर स्टेटमेंट जो है वो एंड करेगा सेमीकोलन से, ऐसा कुछ। तो नेचुरल है कि सी का अगर हम कोई बेसिक प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं तो उस बेसिक प्रोग्राम में, अभी जैसे मैंने बताया है पहले, कि हमारे पास कम से कम एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका कि नाम मेन हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेन नाम का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, है ना। सो द मेन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। मेन फंक्शन को डिफाइन करने का सिंपल रूल ये हो सकता है कि वी कैन राइट कि मेन ओपनिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, देन करली ब्रैकेट, और फिर कुछ उसका स्टेटमेंट, एंड देन क्लोजिंग ऑफ करली ब्रैकेट। तब ये जो कोड हमारा हुआ ना, इस तरह का जो सिंटैक्स हुआ, ये एक मिनिमम प्रोग्राम हो गया जो सी के लिए राइट किया जाएगा। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम में राइट करना है तो कम से कम एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम मेन हो। चूँकि मेन फंक्शन है इसलिए इसके नाम के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना भी कंपल्सन है। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद एक करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी लॉजिक लिखना है उस लॉजिक को यहाँ राइट करना है, और लॉजिक राइट करने के बाद फिर उसको क्लोज कर देना है। ये हमारा एक बेसिक एक अप्रोच हो गया, इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये तो एक मिनिमम पार्ट है। अब क्या है कि हम लोग जिस समय सी के प्रोग्राम को राइट करते हैं उस समय इसको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसा है जिसको कि हमेशा फॉलो करना ही करना है ना। उसके बारे में बताते हैं कि द आइडियल syntax to be used to write a program in C is as follows. स्टार्टिंग सबसे पहले है हैश इंक्लूड एंड देन किसी न किसी हेडर फाइल का नाम। तो मिनिमम हम लोग एटलीस्ट stdio.h यूज़ कर लेते हैं। अब इस सबको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि किसका क्या उसका रीज़न है। एंड देन मेन के अंदर जो स्टेटमेंट राइट करना है दैट स्टेटमेंट, एंड देन रिटर्न 0। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है, पहला जो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का वो है हैश इंक्लूड।
सी लैंग्वेज में हम लोग जब कोडिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे दो तरह का स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। एक स्टेटमेंट वैसा होता है जो कि हैश से स्टार्ट होता है, और दूसरा स्टेटमेंट वैसा होता है जो कि हैश से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वैसा स्टेटमेंट लैंग्वेज का जो कि हैश से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में उसको यहाँ लिखते हैं, द स्टेटमेंट of C program which starts with hash symbol is known as preprocessor directive. Preprocessor directive, इसका एक्चुअल नेम इसका ये है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो हैश इंक्लूड हो गया, दूसरा हैश डिफाइन है, हैश इफ है, ठीक है ना। इस तरीके से हैश इफ डिफाइन है, हैश एल्स है, हैश प्रगमा है, इस तरीके से कई सारा डिफाइन किया हुआ है। इन सब का कॉमन नेचर है, कॉमन नेचर ये है कि सब के नाम के पहले हैश लगा हुआ है, तो इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो वर्ड है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें दो वर्ड है इसके अंदर। पहला वर्ड है प्री प्रोसेसर और दूसरा वर्ड है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है ना इंस्ट्रक्शन, कि क्या हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव वर्ड बहुत कम्प्लेक्स वर्ड नहीं है, सिंपल इसका मतलब है कि हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन का नेचर क्या है, तो उसका नेचर है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर में बेसिकली दो चीज़ें है, एक है प्री और दूसरा है प्रोसेसर, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले जो काम हमें करना है, उस काम के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सी के प्रोग्राम को, दैट इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्रोसेसिंग जो वर्ड है, एक मिनट कॉल आ रहा है, एक मिनट, वही डिपार्टमेंट से रखते हैं। हेलो, तो यही बता रहे थे इसमें कि ये जो वर्ड है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, जो कि हम पास करते हैं कंपाइलेशन से पहले। मतलब इसके ये सब जो स्टेटमेंट है ना, इसको तब यूज़ करना है जस्ट बिफोर कंपाइलेशन, इसलिए इसका नाम दिया गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो कंपाइलेशन से पहले हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि हैश इंक्लूड एंड stdio.h। तो ये stdio.h जो है ये एक फाइल का नाम है, ठीक है, जो कि हमारा हेडर फाइल है, जो कि इसका एक्सटेंशन .h है। इस हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शंस का प्रोटोटाइप लिखा हुआ रहता है। फंक्शन का बॉडी नहीं लिखा रहता है, केवल फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा रहता है, इसको भी समझना है। मतलब सी में हम जब प्रोग्राम राइट करते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि हर फंक्शन का दो एस्पेक्ट होता है।
एक फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है और एक फंक्शन का अपना बॉडी होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब ये हो गया कि फंक्शन का सिग्नेचर मीन्स फंक्शन का स्ट्रक्चर, उसमें हम केवल ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, है ना, हाउ मेनी आर्गूमेंट्स वी हैव टू पास इन द फंक्शन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द आर्गूमेंट्स एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ द आर्गूमेंट। फंक्शन कैसे लिखा गया, उसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया, उस लॉजिक को हम उसमें एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेडर फाइल होता है ना, ये कभी भी किसी भी फंक्शन का बॉडी नहीं कंटेन करता है, ये हमेशा फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो कंटेन करता है। तो हम लोग अभी जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो क्या होगा कि ये सबसे पहले कंपाइलेशन से जस्ट पहले ये क्या करेगा कि इट विल इंक्लूड द कंटेंट ऑफ दिस फाइल, है ना, ये इस फाइल का जो कंटेंट है ना उसको इंक्लूड कर लेगा। तो नेचुरली है कि हमारे सामने जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड हमारा ये है, और ये सोर्स कोड कितना लाइन कंटेन करता है, इट इज़ कंटेनिंग लाइन 1, लाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 9 लाइन का ये प्रोग्राम है। लेकिन एक्चुअल में जब ये प्रोग्राम जिस समय कंपाइल होने जाएगा उस समय इसका नंबर ऑफ लाइन जो है 9 नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इसलिए होगा कि जितना लाइन इस फाइल में होगा ना वो सारा का सारा, मान लो इसका लेंथ है 100 लाइन्स, तो 100 लाइन्स इसका प्लस बाकी रिमेनिंग लाइन्स इसका, दोनों जोड़ करके फाइनल जो फाइल बनेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो exe फाइल होता है वो जनरेट होगा। तो ये चीज़ जो है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हैश इंक्लूड को स्टार्टिंग में करते हैं, मतलब इस स्टेटमेंट को कंपाइल करने से पहले क्या करना है कि इस फाइल के कंटेंट को यहाँ इंक्लूड कर लेना है। तो ये हैश वाला जो सिस्टम है इसका मीनिंग ये है। अब हैश सिंबल का जो मीनिंग है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जैसे पाइथन वगैरह में क्या होता है कि हैश का मतलब कमेंट होता है, लेकिन यहाँ सी वगैरह में हैश का मतलब कमेंट नहीं है। यहाँ पे है कि वैसा डायरेक्टिव या वैसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कि हम जस्ट बिफोर कंपाइलेशन यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हैश यूज़ करेंगे। और ये दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लाइन के बाद, है ना, वो ये है कि जब ये यहाँ लिखा हुआ है इंट मेन, तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रॉपरली हम इसको राइट करते हैं तो इसके पहले इंट लगाते हैं। सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है ना, इसको भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं कि फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, क्या उसका रिटर्न टाइप है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रिटर्न टाइप जो है ना वो इंटीजर रहता है। जैसे सिंपल यहाँ लिखा हुआ था मेन, तो यहाँ फंक्शन का नाम तो मेंशन किया हुआ था लेकिन इसका रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया हुआ था, फिर भी इसका जो रिटर्न टाइप है ना वो इंट हो गया होगा। अगर किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करना है तो उसके पहले वॉइड लगाना पड़ता है। तो मेन फंक्शन जो है ना, मेन फंक्शन में अगर टर्बो सी में काम किए होगे तो वहाँ पे देखे होगे कि बहुत लोग क्या करता है कि मेन फंक्शन के पहले वॉइड लगा दिया, अब वॉइड लगा करके अपना प्रोग्राम रन करा लिया। तो वॉइड वाले केस में रिटर्न को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अगर हम रिटर्न लिखते भी हैं तो उसके अंदर 0 या 1 या 2 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या कि वो जो अप्रोच है सेकेंड अप्रोच कि जिसमें मेन के पहले हम वॉइड यूज़ करते हैं, वो अप्रोच प्रेफर्ड अप्रोच नहीं है। प्रेफर्ड अप्रोच ये है कि हमेशा मेन नाम का जो फंक्शन है ना इसका रिटर्न टाइप इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि सी का प्रोग्राम जिस समय रन करता है, ठीक है, सी का प्रोग्राम जिस समय रन करता है, सी का ही प्रोग्राम नहीं, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम जिस समय रन करता है बेसिकली, उस समय रन करते समय जो है ना वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर थोड़ा भी पढ़े हुए बीसी वगैरह में कहीं भी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आता है चैप्टर प्रोसेस हैंडलिंग करके, ठीक है, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो प्रोसेस का डिफिनेशन होता है कि प्रोसेस इज़ द रनिंग इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। जो प्रोसेस हमारा है वो एक रनिंग इंस्टेंस है। तो रनिंग इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि एज प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम का मतलब होता है कि कोई एक फाइल, ठीक है, जिस फाइल को हमने सेव करके अपने हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, तो वो फाइल जो हमारा exe फाइल है जब तो वो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है तो वो हमारा प्रोग्राम हो गया। लेकिन जैसे ही उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं ना, तो रन करते समय क्या होता है कि उस फाइल का या उस फाइल के अंदर जितना भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसका एक कॉपी जो है ना वो कंप्यूटर का रैम में चला जाता है। तो जिस मोमेंट में वो रैम में गया उस मोमेंट में वो प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है ना, ये काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी कंट्री में किसी गवर्नमेंट का होता है,
ठीक है। तो जैसे कैसे कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे कंट्री के सारे एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती रहती है, उस तरीके से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी इसके अंदर जितना प्रोग्राम है या फिर जितना प्रोसेस है सबको वो ट्रैक करता रहता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जैसे कोई प्रोसेस अगर स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जब वो प्रोसेस एंड हुआ या जिस समय टर्मिनेट हुआ तो उसके बाद उसका अपना एक रिटर्निंग स्टेटस होता है। ठीक है, उस रिटर्निंग स्टेटस को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उसके रिटर्निंग स्टेटस को अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर अपडेशन सही से हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चलता है कि ठीक है कि ये प्रोग्राम सही से स्टार्ट हुआ, फिर सही से स्टॉप हो गया, और जिस समय स्टॉप हुआ उस समय इसने इस वैल्यू को रिटर्न किया। और अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो उस तरह के प्रोसेस को वो डिफाइन कर देता है कि ये ज़ोंबी प्रोसेस है ना। ज़ोंबी प्रोसेस का मतलब होता है कि डिफंक्ट प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जो कि स्टार्ट तो हुआ लेकिन प्रॉपरली वो क्लोज नहीं हो पाया किसी कारण से, या बीच में वो टर्मिनेट कर गया, या प्रॉपरली उसका टर्मिनेशन नहीं हुआ, इस तरह का चीज़ हुआ। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है इंट और यहाँ जो लिखा हुआ है रिटर्न जीरो, ये दोनों आपस में जो है जुड़ा हुआ है। मतलब जीरो लिखने का मीनिंग यहाँ पे कुछ और है। हम जीरो ही क्यों लिख रहे हैं, 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिकली ये जीरो जो है ना, ये यहाँ पे डिनोट करता है एग्जिट स्टेटस, कि मीन्स व्हेन दिस प्रोग्राम विल स्टॉप देन उस समय इसका स्टेटस क्या इसका रहेगा। अब यहाँ पे ये है कि दो चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रू और फॉल्स का जो कंसेप्ट है वो, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ट्रू और फॉल्स का जो कंसेप्ट है वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जीरो का मतलब फॉल्स होता है और नन जीरो का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जीरो का मतलब ट्रू होता है और नन जीरो का मतलब फॉल्स होता है। तो जब हम यहाँ से जीरो पास करते हैं ना, तो ये जीरो भले ही हम इस प्रोग्राम से पास कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जाता है किसके पास, ये जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर जीरो मिलता है तब वो समझता है कि ठीक है कि प्रोग्राम जो है उसने कोई भी एरर रिटर्न नहीं किया और उसका जो फाइनल स्टेटस जो है वो ट्रू हो रहा उसका। और अगर हम नन जीरो यहाँ से पास कर देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझेगा कि प्रोग्राम जो है बीच में टर्मिनेट हो गया। ठीक है, किसी न किसी कारण से वो प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं हो पाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया जाता है कि इसका मेन का रिटर्न टाइप हमेशा इंट सेट किया जाता है और रिटर्न के बाद जो है वो जीरो यूज़ किया जाता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड यूज़ करके हम चाहें तो इस चीज़ को हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम रन स्टॉप किया तो उस समय इस प्रोग्राम ने क्या वहाँ से रिटर्न किया, मतलब उसने जीरो रिटर्न किया या 1 रिटर्न किया या 2 रिटर्न किया, उसको भी हम चाहे तो हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहला पॉइंट ये था रिगार्डिंग दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकेंड पॉइंट ये है, अभी जिसको हम बताया लिख देते हैं यहाँ पे, द रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन शुड बी इंट। इट कैन बी void or other data type also, but from the point of view of the operating system it should be int. When a program is executed inside an operating system, then it is converted in the form of a process. Every operating system keeps track of the status of the process which is running inside it. So after termination of the
status is being updated in a data structure of the operating system known as PCB. The PCB stands for Process Control Block. So every program of C language should return its status in terms of a number, so that it can be updated in the PCB of the operating system. This will help the operating system to keep track of execution of the program. This exit status can be any number, but generally it represents the number of error generated during the execution of the program. When we return 0, then it implies that there was no error during the execution of the program. If we will return a non-zero number, then the operating system will assume that the program was terminated forcefully by the user. तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा ये कोशिश करते हैं कि रिटर्न के बाद जो है ना वो 0 यहाँ से लिखाया जाए। ये इसका रीजन है, मतलब ये रिटर्न 0 और ये इंट, ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों के पीछे अपना रीजन है। ऐसे भी जैसे मान लो कि अगर कभी प्रोग्राम लिखे होगे इस तरह का फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम सी में, अगर तो वहाँ पे याद होगा कि फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लोग जो राइट करते हैं ना, तो वहाँ क्या करते हैं कि एफ ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। और एफ ओपन फंक्शन कॉल करने के जस्ट बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि जो पॉइंटर जो हमारे पास आया, ठीक है, उस पॉइंटर का जो वैल्यू है वो नल है या नॉट नल है। अगर वो नल है तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और जिस समय प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं ना उस समय एग्जिट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एग्जिट में हम लोग जो है ना 1 पास करते हैं या 2 पास करते हैं या 3 पास करते हैं, और रिटर्न में जो है 0 पास करते हैं। तो एग्जिट फंक्शन यूज़ करने का पर्पस ये होता है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम से फोर्सफुली बाहर निकल रहे हैं, इसलिए उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना दिया गया, इसका नाम दिया गया एग्जिट। बेसिकली जो काम रिटर्न करता है ना वही काम एग्जिट भी करता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। रिटर्न क्या करता है कि फंक्शन से बाहर निकलता है, और एग्जिट क्या करता है कि प्रोग्राम से बाहर निकालता है कंट्रोल को।
अब यहाँ चूँकि ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न चूँकि मेन में ही लगा हुआ है, तो नेचुरली है कि जब ये फंक्शन से बाहर निकलेगा, तो चूँकि मेन से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। लेकिन अगर हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे अगर हम ये करते हैं कि एग्जिट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो जनरली उस एग्जिट में हम लोग 0 नहीं पास करते हैं। जनरली उस एग्जिट में हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 पास करते हैं। तो वहाँ पे 1 2 3 से पास करने का मीनिंग ये होता है ना कि जो जिस फाइल को हमने ओपन करने का कोशिश किया, वो फाइल ओपन नहीं हो पाया किसी न किसी कारण से। मतलब या तो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, या उस फाइल के पास कोई परमिशन नहीं रहा होगा, जिस कारण से वो फाइल ओपन नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे 0 नहीं पास करते हैं। चूँकि 0 पास हुआ, इसका मतलब है कि सारा ऑपरेशन हमारा जो है ना वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन उसी तरीके से जैसे मान लो कि कोई प्रोग्राम हम ऐसा राइट करते हैं जिसमें कि फाइल हैंडलिंग नहीं यूज़ करना है, बाय द वे उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ करना है। तो जब डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ करेंगे तो वहाँ भी क्या होगा ना कि डेटाबेस सर्वर जो हमारा है, उस डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो भी सकता है और इस्टेब्लिश नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो प्रोग्राम हमारा है वो सही है, उसमें यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जिस मोमेंट में प्रोग्राम चल रहा है ना, उस मोमेंट में डेटाबेस सर्वर ही स्टॉप्ड है। अब जो डेटाबेस सर्वर स्टॉप्ड है तो नेचुरल है कि वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। इवन हमारा यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, सब कुछ सही है, फिर भी नहीं होगा। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के जस्ट बाद हम लोग चेक करते हैं कि वेदर दिस कनेक्शन वाज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड और नॉट। और इफ़ देयर इज सम एरर, तो हमको क्या करना है कि आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि आगे का जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा कोड डेटाबेस कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। मतलब वो एसक्यूएल कमांड चलाना है या कुछ और भी काम करना है, तो नेचुरल है कि उस केस में प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट कर देना होगा। तो वहाँ पे जो टर्मिनेशन हो रहा है ना, दैट इज़ द फोर्सफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एग्जिट यूज़ करेंगे और उस एग्जिट में 1 2 3 से पास करते हैं। तो उस 1 2 3 पास करने के पीछे रीज़न बस ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के माइंड में ये सेट हो जाता है कि ओके कि दिस प्रोग्राम वाज नॉट सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, और 0 गया, इसका मतलब है कि दिस प्रोग्राम वाज सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। तो अब जब भी प्रोग्राम राइट करना है सीखा, तो उसमें क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को हमेशा माइंड में लेकर के चलना है कि स्टार्टिंग में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मेन डिफाइन करेंगे, और मेन के अंदर ये जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है उसको करने के बाद लास्ट में रिटर्न 0 यहाँ कर लेंगे। बीच में अगर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए एग्जिट यूज़ कर सकते हैं, और उस एग्जिट के अंदर हम लोग 0 नहीं पास करेंगे, कोई ना कोई नन 0 वैल्यू पास कर देंगे। क्योंकि 0 पास करने का मीनिंग फिर वहाँ पे चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, दूसरा ये है कि प्रोग्राम का जो कोड राइट होता है ना, उसको कैसे इंडेंट किया जाए। तो इंडेंट करने का मतलब होता है ना कि सोर्स कोड जो है उसमें 2 तरह का अलाइनमेंट चलता है। एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, तो सोर्स कोड में ब्लॉक वाइज जो कोडिंग हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ से ब्लॉक हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ से ब्लॉक हमारा क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। 2 ट्रेंड चलता है। कुछ लोग क्या करता है कि इस करली ब्रैकेट को यहाँ से स्टार्ट नहीं करके यहीं पे लिख देता है। ठीक है, मतलब फंक्शन का नाम हुआ और उसके जस्ट बाद वहाँ पे उसको क्लोज कर दिया, इसका ओपनिंग कर लिया यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये भी एक अपना अपना चॉइस है। ठीक है, वो हर आदमी का अपना प्रेफरेंस होता है कि कैसे उसको वो इंडेंट करना चाहता है। ठीक है, कोई आदमी इसको लाइक करता है और कोई आदमी जो यहाँ से स्टार्ट होता है उसको लाइक करता है। तो उसके पीछे इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा उसके पीछे कोई ये हाँ नहीं है। जैसे पाइथन वगैरह है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि 1 टैब छोड़ के कहीं काम करना है, या पहले जैसे कोबोल नाम का एक लैंग्वेज हुआ करता था, तो वहाँ भी काफ़ी इसके पीछे कंसर्न था कि कितना स्पेस हम छोड़ रहे हैं या कितना टैब प्रेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। लेकिन सी वगैरह में जो है इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसी को ज़्यादा लाइक इसलिए करते हैं कि अगर एक ही कॉलम में ओपनिंग और क्लोजिंग है, ठीक है, तो यहाँ फ़ायदा ये होता है कि उसको मैच करना आसान हो जाता है कि जिस कॉलम में ये स्टार्ट हुआ उसी कॉलम में जो है वो स्टॉप हो जाता है। इस तरह की चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा था कि सी का जो प्रोग्राम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब जो है कि जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम करना शुरू करते हैं तो 2-3 चीज़ है जो कि बेसिक है, जिसको जान के चलना है। जैसे सी लैंग्वेज है या कोई लैंग्वेज है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसका आउटपुट स्टेटमेंट उसमें कौन कौन सा है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जो बेसिक जो प्रोग्राम हम राइट करेंगे ना, उस बेसिक प्रोग्राम में क्या होगा, मिनिमम इतना होगा कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो कुछ न कुछ वो आउटपुट जनरेट करेगा।
तो सी लैंग्वेज में भी जो है ना कई सारा आउटपुट स्टेटमेंट है या कई सारा का आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन को हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं 4, आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। सबसे कॉमनली यूज्ड है, जिसको हर आदमी यूज करता है, वो हमारा प्रिंटफ है, ठीक है। ये बेसिक हमारा फंक्शन है। दूसरा जो है वो हमारा है पुट। इस प्रिंटफ का असल में कई सारे वेरिएशन भी है, जैसे एक एफ प्रिंटफ है, तीसरा जो है एक एस प्रिंटफ है, ना। चौथा जो है वो एक है शायद वो एफ प्रिंटफ, एस प्रिंटफ। इसके अलावा भी एक इसमें और कोई वर्जन है जो कि कॉमनली यूज होता है, शायद वी प्रिंटफ है या ऐसा कुछ है। हाँ, वी प्रिंटफ है, ठीक है ना। ये भी एग्जिस्ट करता है। सबका अपना अपना मीनिंग है, सबका अपना अपना रोल है। अच्छा, उसके अलावा एक ये है, एक सिंपल जो है पुट सी एच है, जिसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी कैरेक्टर वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। हाँ, उसके अलावा एक पुट एस भी है, स्ट्रिंग वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये सब जो है ना कॉमनली यूज्ड आउटपुट हमारे पास फंक्शन है, जिसको कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि नॉर्मली हम लोग प्रिंटफ यूज़ करते हैं। तो इस प्रिंटफ जो है ये क्या करता है, इसका अपना सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये है कि इस फंक्शन में कितना आर्गुमेंट पास होगा, है ना। इस फंक्शन में कितना आर्गुमेंट पास होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट। ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हमारे पास है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका। जनरली क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट होता है ना, वो फिक्स किया हुआ होता है कि इस फंक्शन में 1 आर्गुमेंट होगा, इस फंक्शन में 2 आर्गुमेंट होगा, इसमें 3 आर्गुमेंट होगा। जैसे यहाँ देखो, ये पुट सी एच है, इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट पास करना है जो कि हमारा एक कैरेक्टर होगा, तो उस कैरेक्टर को ये डिस्प्ले कर देगा। इस फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट पास करना है जो कि एक स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा ये। और कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है, ये पहले से पता होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब हो गया कि एक सिंगल सिंबल, जैसे सिंपल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो हाँ, स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं कि डबल कोट्स यूज करते हैं, और कैरेक्टर के केस में जो है सिंगल कोट यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए पुट सी एच है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए पुट एस है ना। तो अब ये ऐसे, उसके अलावा और भी है, एफ पुट एस भी है, एफ पुट सी एच भी है, जिसको फाइल के साथ लगा हुआ है वो, है ना। तो ये पुट सी एच में 1 आर्गुमेंट होगा, पुट एस में 1 आर्गुमेंट होगा, लेकिन प्रिंटफ में कितना आर्गुमेंट होगा ना, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कम से कम उसमें 1 आर्गुमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। प्रिंटफ का नेचर ऐसा है कि मिनिमम उसके अंदर 1 आर्गुमेंट पास करना है, और उस 1 आर्गुमेंट के अलावा कितना आर्गुमेंट हमें पास करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने पास किया है उसका नेचर क्या है, उसके अंदर कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है क्या, या फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने नहीं यूज़ किया है, उस पर डिपेंड करता है। और फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो एक स्पेशल टाइप का स्ट्रिंग है जो किसी वेरिएबल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटफ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो फिक्स नहीं है। हम लोग भी जब अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं सी लैंग्वेज में, तो वहाँ क्या करते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट्स को फिक्स कर देते हैं कि इस फंक्शन में 1 आर्गुमेंट होगा, इसमें 10 इसमें 4 आर्गुमेंट होगा, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। लेकिन जनरली हम लोग ये नहीं सीखते हैं कि वैसा कोई फंक्शन हम बनाएं जिसमें कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमारा वेरिएबल हो, ठीक है। उस तरह का भी सीखना चाहिए कि हम ऐसा, चूँकि जैसा फंक्शन ये बना हुआ है प्रिंटफ, वैसा फंक्शन भी बनाने का कोशिश करना चाहिए कि वैसा फंक्शन हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो ये प्रिंटफ जो है ना, ये क्या करता है कि ये मैसेज को प्रिंट करता है ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए है। ये एफ प्रिंटफ जो है ये फाइल में प्रिंट करने के लिए है, ठीक है, स्पेशली बनाया गया है फाइल में प्रिंट करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सी लैंग्वेज जो है ना वो बेसिकली इसको बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए।
तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या का कंसेप्ट ये है कि वहाँ एवरीथिंग इज़ फाइल। जैसे हमारा जो मॉनिटर है वो भी एक फ़ाइल है, हमारा जो माउस है वो भी एक फ़ाइल है, मतलब जितना हमारा जो प्रिंटर लगा हुआ है वो भी एक फ़ाइल है। एवरीथिंग इज़ फाइल, और हर फाइल का अपना एक पॉइंटर होता है, ठीक है। उस पॉइंटर से हम उस फाइल को डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में जिसका नाम है stdout। तो stdout बेसिकली क्या है, इट इज़ ए प्री डिफाइंड पॉइंटर विच रिप्रेजेंट्स द मॉनिटर। इस तरीके से एक कीवर्ड है जिसका नाम है stdin। तो stdin भी एक प्री डिफाइंड पॉइंटर है जो कि मॉनिटर को पॉइंट करता है। उस तरीके से एक है stdprn। तो stdprn भी एक पॉइंटर है जो कि हमारे प्रिंटर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा हम जो फाइल क्रिएट करते हैं, सी का प्रोग्राम हो या कोई टेक्स्ट फाइल हो, वो तो फाइल है ही। तो किसी भी तरह के फाइल में अगर राइट करना है तो उसके लिए हम fprintf को यूज़ कर सकते हैं। तो fprintf जो है, fprintf जो हमारा है वो इतना जेनरिक है कि जब printf के बदले हम चाहे तो fprintf को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले करना होगा तो क्या करना होगा कि वहाँ पे मॉनिटर का जो पॉइंटर है stdout उसको पास कर देना होगा, बाकी वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन उसी चीज़ का एक मतलब ये printf जो है ना, दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ fprintf। ये माइंड में चलना है। fprintf जनरलाइज हो गया और printf जो है वो स्पेशल केस हो गया। ये sprintf जो है ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये स्ट्रिंग printf है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें एक स्ट्रिंग डिफाइन करना है, लेकिन वो स्ट्रिंग जो है ना डायनेमिक मतलब रन टाइम में डिफाइन होना चाहिए। मतलब उस स्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट किसी वेरिएबल से आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट किसी न किसी वेरिएबल से आना चाहिए। तो उस केस में हाउ टू डिफाइन द स्ट्रिंग। जैसे मान के चलो कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने किसी पर्सन का एज स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब हम अपना एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं कि योर एज इज़ एंड सपोज 15 ईयर्स। ये 15 जो है ना ये फिक्स नहीं है, ये क्या है, किसी वेरिएबल का वैल्यू है। तो हाउ टू डू दैट, कैसे उसको करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हम ये जो मेरा जो स्ट्रिंग बन रहा है जिसका कि मैसेज है कि योर एज इज़ 15 ईयर्स, वो उसको हम बना पाएंगे इसके थ्रू, sprintf के थ्रू। ये sprintf क्या करता है कि स्ट्रिंग के अंदर राइट करता है। vprintf जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वेरिएबल printf इसका नाम है। मतलब हमें ऐसा कोई अपना फंक्शन बनाना है जिसमें कि नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स हम वेरिएबल फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम vprintf यूज़ कर सकते हैं। और puts जो हो गया वो सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए, और puts जो हो गया वो सिंगल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। तो हर फंक्शन का अपना अपना कुछ ना कुछ फीचर है। जैसे इसके हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं कि ये सिंपल जो पहला जो है printf है ना, दिस कैन बी क्या, दिस इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए स्ट्रिंग। बेसिकली ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, ऑन मॉनिटर। सो इट एक्सेप्ट्स one string as an argument. Then depending upon the number of format string used inside the first string, we need to pass more arguments in this function. तो मतलब मिनिमम ये हुआ कि कम से कम printf में एक आर्गुमेंट पास होना चाहिए मिनिमम। अब वो पहला आर्गुमेंट जो पास हुआ उसको ये क्या करेगा कि प्रिंट कर देगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर उसके अंदर हमने फिर से फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर यूज़ किया हुआ है %c, %d, %f, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, वेरिएबल का नाम पास करना पड़ता है। इसलिए ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है ना ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। दूसरा ये जो है यहाँ लिखते हैं कि इसमें एक और लिखना है यहाँ पे कि दिस इज द स्पेशल version
version of fprintf फंक्शन। ये fprintf का एक स्पेशल केस है जो कि केवल मॉनिटर पे ही आउटपुट डिस्प्ले करता है ना, विच डिस्प्लेज आउटपुट ऑन द मॉनिटर ओनली, केवल मॉनिटर के लिए है। ये fprintf जो है ये सबसे ज़्यादा जेनरिक है। दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन एनी फाइल, इसीलिए इसका नाम fprintf है। f स्टैंड्स फॉर फाइल, मतलब पहला जो f है वो फाइल के लिए है और लास्ट जो f है वो फंक्शन के लिए है। अब बीच में ये प्रिंट है, मतलब ये फाइल पे प्रिंट करने का फंक्शन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है fprintf। ठीक है। इन केस ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स environment, everything is file, everything is file. So a monitor is a file, a keyboard is a file, a printer is a file, a mouse is a file, एक्सेट्रा। मतलब इवन हमारे पास जो हार्ड डिस्क होता है ना, उस हार्ड डिस्क भी हमारा फाइल होता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन बना रहता है वो पार्टीशन भी फाइल होता है। सबको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस फंक्शन इज एबल टू सेंड आउटपुट टू एनी फाइल, है ना। सिमिलर, the first argument is the pointer of the file in which we want to send the output. The second argument is the string which we want to display, and then according to the nature of the string we may also have to pass other arguments similar to printf। ठीक है, ये भी इसका है। तो सबसे जेनरिक जो है वो हो गया हमारा fprintf। sprintf जो है, ठीक है, ये इसमें s stands for string. This is used to create dynamic string. Okay. The string whose component come from the value of variables. Okay. The first argument is the base address of the string to be created. The second argument is the
template string, and depending upon the nature of the template string, we may have to pass more arguments. ये इसका सिस्टम है। भी printf जो है ये क्या है, it is used to define function with function similar to printf having variable number of arguments, इसलिए इसका नाम के ऊपर भी लगा हुआ है, भी फॉर वेरिएबल। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सब का एक एक एग्जाम्पल लेंगे ना, तब ये समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि सब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कैसे इसको बनाया गया है। पुट cs जो है इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले ए सिंगल कैरेक्टर ऑन द मॉनिटर। पुटेस्ट जो है वो है किसके लिए कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले ए स्ट्रिंग ऑन द मॉनिटर। इट्स लाइक दिस, ओके। इसके अलावा फिर वो जैसे fputs भी है, fputs भी है, वो सब फाइल के लिए उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन फाइल हैंडलिंग के केस में जो है ना, जनरली हम लोग fprintf यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि fprintf काफ़ी जेनरिक है ना। उसके अलावा fwrite भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि फाइल में राइट करता है। तो वो स्ट्रिंग को राइट नहीं करता है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को राइट करता है। इतना सारा हमारे पास जो है आउटपुट फंक्शन है। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं printf को, इसलिए कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम से राइट करते हैं जो कि मॉनिटर पे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। लेकिन कभी मान लो ऐसा कोई प्रोग्राम राइट करना है जिस प्रोग्राम की जब चले तो वो प्रिंटर से आउटपुट निकलना शुरू हो जाए, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में fprintf को यूज़ करना होगा। तब वो क्या करेगा कि हम लोग उसमें प्रिंटर का जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर को पास कर देंगे, और प्रोग्राम जब रन करेगा तो जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो करके मॉनिटर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का फैसिलिटी जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में जो एक प्रोग्राम हम लिखे थे यहाँ पे, ये welcome.c, इस प्रोग्राम में कुछ खास था नहीं। इसमें भी बस वही है कि एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अलावा एक रिटर्न 0 है और एक प्रिंट है। जैसे इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं, यहाँ रन करके दिखाते हैं, तो इस 0 को हम कैसे ट्रैप करेंगे इसको दिखाते हैं। ये 0 जो है वो कैसे ट्रैप होता है, पहले सर्वर से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना होगा। ये मॉस जो है ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मोबाइल सेल है, MO स्टैंड्स फॉर मोबाइल एंड SH स्टैंड्स फॉर सेल। जैसे सर्वर पे अगर हमको काम करना है तो पहले क्या अभी भी होता है, एक टेलनेट नाम का प्रोग्राम पहले होता था जो जनरली आदमी यूज़ करता था, कि टेलनेट और उसका IP एड्रेस, तो वो सर्वर पे का टर्मिनल खोल देता है। तो उस तरह का अब आज के डेट में सिंपल टर्मिनल पे काम नहीं होता है, अब सिक्योर सेल पे काम होता है। तो सिक्योर सेल का अपना एक क्लाइंट आता है जिसको SSH बोलते हैं, लेकिन ये SSH से भी ज़्यादा एडवांस है, इसका नाम है मॉस। ये मोबाइल सेल है, ये मतलब ये पैकेज ऐसा है जो कि मोबाइल पे भी काम करता है, डेस्कटॉप पे भी काम करता है, लैपटॉप पे भी काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे अगर हम एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हमने कर लिया सर्वर के थ्रू, तो उसके बाद बीच में अगर नेटवर्क कनेक्शन अगर थोड़ी देर के लिए अगर हमारा बंद भी हो जाता है, तो फिर भी जब दोबारा से जब नेटवर्क कनेक्शन जब वो रिज्यूम करेगा, तो ये अपना कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन रखता है। मतलब ये बार बार पासवर्ड के लिए नहीं पूछेगा, बार बार वो कनेक्शन उनको ये लॉस्ट नहीं होने देगा। तो काम करने के लिए जो है ना काफ़ी ये बढ़िया है मॉस। इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्वर पे पहले इसका जो सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, तब फिर लोकल सिस्टम पे ये काम करेगा। जैसे लिखेंगे कि मॉस और फिर जो सर्वर है उसका एड्रेस। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये पूछेगा पासवर्ड के लिए।
यूनिक्स वगैरह में क्या होता है कि पासवर्ड जो है वो एस्ट्रिक करके भी डिस्प्ले नहीं किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रिक जब वो डिस्प्ले होता है ना तो वहाँ भी एक थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न होता है। वो सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि सामने बैठा हुआ आदमी जो है ना वो कम से कम इतना तो गेस कर लेता है ना कि उसको पासवर्ड का लेंथ क्या है, मतलब कितनी बार वहाँ पे स्टार आया, 4 बार आया कि 5 बार आया कि 6 बार आया, तो उतना एक स्टेप का जो उसका जो सिक्योरिटी है ना वो लैप्स कर जाता है। इसीलिए वो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया जाता है, ताकि सामने वाले आदमी को कुछ पता नहीं चल पाया कि उसका लेंथ क्या था और बाकी कैरेक्टर क्या है वो तो खैर दिखेगा ही नहीं है। ये हमारा फोल्डर है, अब इसमें public_html में जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर फिर MCA नाम का फोल्डर था, ये है CS103। अब एक ही प्रोग्राम था welcome.x या a.out। इस welcome.x को रन करने के लिए लिखना है ./welcome.x। प्रोग्राम रन कर गया। अब यहाँ लिखेंगे, देखो इको $? ये 0 आ गया। ये 0 जो आया ना ये उस प्रोग्राम से आया, ठीक है। ये $? है ना, ये स्पेशल वेरिएबल है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि लास्ट प्रोग्राम जो रन हुआ है ना उसके एग्जिट स्टेटस को डिस्प्ले करता है। जैसे इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ गए और इस 10 को हमने यहाँ क्या किया, यहाँ कर दिया 25, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर के जब रन करेगा तो रन होने के बाद ये जो रिटर्न करेगा ये 0 रिटर्न नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा 25। जैसे इस प्रोग्राम को फिर से हम कंपाइल करते हैं कि gcc welcome.c-o एंड welcome.x, ठीक है। ये भी एक सिंटैक्स है काम करने का। यहाँ क्या किया जा रहा है कि gcc कमांड के थ्रू इस .c फाइल को हम कंपाइल कर रहे हैं और फाइनल जो आउटपुट फाइल हम बना रहे हैं ना उसका नाम दिया हमने welcome.x। अब ये काम कर गया, फिर इसको रन कराएंगे। आउटपुट तो वही आ गया जो आउटपुट पहले आ रहा था, लेकिन इसके जस्ट बाद अगर हम फिर से उस कमांड को रन कराते हैं इको $? अब यहाँ ये 25 आ रहा है, पहले ये 0 आ रहा था। ये 25 इसलिए आया है ना कि प्रोग्राम में हमने यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। इसको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कहाँ गया वो वाला टर्मिनल, ये जो इको है ना, ये इको क्या है, दिस इज़ द कमांड ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वेरिएबल के वैल्यू को अगर डिस्प्ले करना होता है तो उसके पहले $? लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास x नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है, ठीक है। अब हमको इस x के वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो लिखना होगा कि इको $x, ये 5 डिस्प्ले कर देगा, ठीक। मान लो किसी एक वेरिएबल है जिसका नाम हमारा है एज, ठीक है, एज का वैल्यू 15 है। अब इस एज नाम के वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो लिखना होगा कि इको $age, 15 डिस्प्ले कर दिया। उस तरीके से ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क भी एक स्पेशल वेरिएबल है। मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वेरिएबल ऐसा है जो कि काफ़ी स्पेशल है। उस स्पेशल वेरिएबल में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 से लेकर के 9 है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मार्क है और एक जो है वो स्ट्रिक है, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 जो है वो ये है कि हम जब किसी प्रोग्राम कमांड को रन कराते हैं तो कमांड रन करते समय हम उसमें कितने आर्गूमेंट्स को पास करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कमांड रन किया ये वाला, तो इसमें ये मेरा कमांड हो गया और इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास हो गया ये $age। तो अगर कौन सा कमांड लास्ट टाइम पास किया गया, यूज़ किया गया, उसमें क्या आर्गूमेंट पास किया गया, इसको अगर ट्रैक करना है तो हम $0 और $1 को यूज कर सकते हैं। $0 का मतलब हो गया कि जिस कमांड को हमने रन किया दैट कमांड, और $1 का मतलब हो गया कि उसका पहला आर्गूमेंट, ठीक है। उस तरीके से ये $? जो है ना, ये क्या है कि ये हमारा एक स्पेशल वेरिएबल है, ठीक है, जो क्या करता है कि सबसे अंतिम में जो प्रोग्राम रन किया उसका रिटर्न स्टेटस क्या था, उस रिटर्न स्टेटस को वो डिस्प्ले कर देता है। तो लास्ट प्रोग्राम जो हमारा जो रन किया ना उसका रिटर्न स्टेटस 25 था, इसलिए उसने उसको 25 कर दिया। अभी के समय में अगर हम लिखते हैं कि इको $? ठीक है, तो ये 0 कर रहा है रिटर्न। ये 0 करने का मतलब हो गया क्या कि ये इको $? के जस्ट पहले जो प्रोग्राम रन किया था उसके जस्ट पहले ये प्रोग्राम रन किया था इको $age। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आया था 15, दैट इज़ डिफरेंट थिंग।
बट इको कमांड जो है ना उसने क्या रिटर्न किया, इको कमांड चूँकि सक्सेसफुली रन कर गया इसलिए उसने 0 रिटर्न किया, तो उस 0 को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ये चीज़। तो ये इसका कनेक्टिविटी है, मतलब सी के प्रोग्राम को हम जब राइट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका क्या कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को भी माइंड में लेके चलना है। ये नहीं है कि सारा का सारा ध्यान हमारा केवल इस कोड पे है, क्योंकि ये कोड हम जो लिख रहे हैं, जब ये कोड रन करेगा तो ये कहाँ रन करेगा, इट विल रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका कैसे इंटरेक्शन होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम कैसे इसको रन कराएंगे, हम वहाँ से कैसे आर्गूमेंट पास करेंगे, या फिर यहाँ फिर जो कैलकुलेशन होगा वो वापस फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैसे जाएगा, इन सारे चीज़ों को भी हमेशा ध्यान में लेकर चलना है। सी लैंग्वेज में स्टार्टिंग में एक इसमें भी एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। जनरली देखते हो कभी कभी कि मेन के अंदर भी आर्गूमेंट पास किया जाता है, जिसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होता है कि सी का जो EXE फाइल बना, उस EXE फाइल को हम एज एन कमांड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे ये इको क्या है, इको कमांड है, तो है कहने के लिए कमांड, लेकिन बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये अंतर इतना ही है कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने इस प्रोग्राम का नाम लिखा और फिर स्पेस और फिर कुछ आर्गूमेंट पास किया। तो हम भी अपना एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे मान लो कि 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और वहाँ हम चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम का नाम हो सम, और हम ऐसा कुछ करें कि लिखे कि सम स्पेस 2 स्पेस 5, ठीक है, तो वो 7 डिस्प्ले कर दे। तो वो जो सम नाम का जो मेरा फाइल प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर हमने 2 आर्गूमेंट पास किया, एक 2 पास किया और एक 5 पास किया। तो वो 2 और 5 क्या है, उसका आर्गूमेंट है। तो वो आर्गूमेंट कहाँ रिसीव होगा, वो आर्गूमेंट जो है मेन के अंदर रिसीव होगा। वो चूँकि पहली बार जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को रन करता है तो वो मेन को ही कॉल करता है, तो नेचुरल है कि कमांड लाइन से हम जो भी आर्गूमेंट पास करेंगे वो डायरेक्टली मेन के अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अभी जो सी पढ़ना है ना और इसके पहले जो BCA में सी पढ़े हुए होंगे, दोनों में अंतर होगा। अंतर इसलिए होगा कि अभी का जो लेवल होगा ना वो लेवल डिफरेंट होगा। हम लोग को केवल सी नहीं पढ़ना है, सी को पढ़ना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, प्लस इसको रियल लाइफ के प्रोग्राम में या रियल लाइफ के प्रोजेक्ट में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा जानना एक्साइटिंग होगा। हम ऐसा भी हम सी का प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें कि हम HTML का वेब पेज बना लें, ठीक है, और उस वेब पेज पे हमारे पास एक फॉर्म हो और उस फॉर्म से जो डाटा हमारे पास आया वो सी के प्रोग्राम में कैप्चर हो जाए, और फिर उस प्रोग्राम के थ्रू हम उसको डेटाबेस में स्टोर कर ले या फाइल में स्टोर कर ले, और फिर वापस सी के प्रोग्राम के थ्रू हम जो आउटपुट जनरेट करें वो आउटपुट हमारा टर्मिनल पे नहीं होकर के वो ब्राउज़र पे चला जाए। उसको बोलते हैं CGI प्रोग्रामिंग, कॉमन गेटवे इंटरफेस प्रोग्रामिंग। वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उससे तुमको ये होगा कि चलो कि तुम्हारा सी का जो प्रोग्राम है ना वो ब्राउज़र बेस्ड हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा HTML आना चाहिए, फॉर्म वगैरह क्रिएट करने के लिए बेसिक उसका टैग वगैरह आना चाहिए, और बाकी बैकएंड का जो प्रोग्राम हमारा हो जाएगा वो सी का प्रोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, मतलब हर फील्ड में डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना है उसके लिए भी सी में ऑप्शन है। मतलब हर तरह के नेटवर्क प्रोग्रामिंग करना है, तुम क्लाइंट का प्रोग्राम बनाना है, सर्वर का प्रोग्राम बनाना है, एवरीथिंग। जब हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सी में बना सकते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट को बना सकते हैं। इसलिए सी जो है ना अथाह है ना, अथाह इन द सेंस कि हम किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी काम के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। चूँकि काफ़ी पुराना हो चुका है इसलिए फ़ायदा इसमें ये है कि हर काम के लिए लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल है। बस क्या है कि उस लाइब्रेरी को जानना है, ठीक है, उसके सिंटैक्स जानना है, उसको इंक्लूड करना है, जैसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया stdio को, उस तरीके से उसको इंक्लूड करना है, और उसको इंक्लूड करके फिर अपना लॉजिक लगाना है, फिर अपने हिसाब से काम करना है। तो इसको मतलब है काफ़ी पुराना लेकिन काफ़ी मॉडर्न है ये, ठीक है। इसलिए इस लैंग्वेज को काफ़ी सीरियसली पढ़ना है, और इस पे अगर पकड़ हो गया, एक बार इस लैंग्वेज पे अगर पकड़ हो गया तो दुनिया का कोई भी अगर लैंग्वेज सीखना होगा तो नेचुरल है कि वो इससे आसान ही होगा। क्योंकि जो भी लैंग्वेज नया बनता है ना उसमें ये कोशिश किया जाता है कि उसका सिंटैक्स पहले वाले लैंग्वेज से थोड़ा इजी बनाया जाए ताकि उसको सीखना आसान काम हो और प्रोग्रामर्स उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ताकि वो जल्दी से उसको यूज़ करना सीख सके। इसलिए नया लैंग्वेज सीखना कोई खास बहादुरी का चीज़ नहीं है और उसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें है, इसको सीख लेना है सही से, तब फिर आगे सीखना जो है आसानी से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं,
फिर अभी हम क्या करेंगे कि इस फाइल को अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप पे, और फिर बाद में उसमें एक लगा देंगे इंटरफेस कि जो लॉगिन करके और अपने डैशबोर्ड से भी ये जो प्रोग्राम है या ये जो फाइल है सबको वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। और फिर जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिकॉर्डिंग हुआ है उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल करके उसका जो लिंक है ना उस लिंक को व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तत्काल भी डाल देंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर ट्यूसडे को फिर सेम टाइम में।